स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लाई हूँ फिर से कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुगम डिजिटल गुजरात इनिशिएटिव के तहत कितनी नागरिक सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है? कौन से इनिशिएटिव के तहत? सुगम डिजिटल गुजरात इनिशिएटिव के तहत। तो उसका आंसर है 20। कितनी नागरिक सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है? तो आपकी 30। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा मार्च 2026 में लॉन्च की गई सुगम डिजिटल गुजरात पहल के तहत 20 सबसे अधिक मांग वाली नागरिक सेवाओं का पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण किया गया है। किसके द्वारा किया गया? ये आपका किया गया भूपेंद्र पटेल द्वारा। इस पहल की मुख्य बातें क्या हैं? इसके अंतर्गत राज्य के 5 प्रमुख विभागों जैसे राजस्व, कानून, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सामाजिक न्याय और आधिकारिकता तथा जनजातीय विकास की सेवाओं को शामिल किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, राशन कार्ड अपडेट, राजस्व रिकॉर्ड और आधिकारिक हलफनामे जैसी उच्च लेन देन वाली सेवाएं आपकी शामिल हैं। प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिशों पर आधारित इस डिजिटल पहल का जो उद्देश्य है वो नागरिकों को लाइन से ऑनलाइन लाकर सरकारी प्रक्रियाओं को फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड युद्ध पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित स्तुति प्रधान किस राज्य से है? वो किस राज्य से चयनित स्तुति प्रधान? तो वो आपकी है सिक्किम से। कहाँ से है? सिक्किम से। सिक्किम की उभरती युवा नेता स्तुति प्रधान को वर्ल्ड ग्रुप पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। स्तुति प्रधान की कुछ उपलब्धियां हैं, क्या क्या है? स्तुति प्रधान विकसित भारत युद्ध पार्लियामेंट 2025 की राज्य स्तरीय विजेता रही हैं। उन्होंने जनवरी 2026 में भारत मंडल में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में एंकर की भूमिका भी निभाई थी। क्या है इस मंच का उद्देश्य? वर्ल्ड युद्ध पार्लियामेंट एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां दक्षिण कोरिया, UAE, कुवैत, थाईलैंड जैसे कई देशों के युवा प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और सतत विकास जैसे वैश्विक मुद्दों पर नीतिगत चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनसीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? कौन है एनसीबीसी का नया अध्यक्ष? तो वह आपकी साध्वी निरंजन ज्योति। कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति ने 18 मार्च 2026 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। क्या क्या उनकी अन्य नियुक्तियां हैं? पूर्व सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रही साध्वी निरंजन ज्योति के साथ ही किरण उमेश आर्य ने 20 मार्च 2026 को आयोग के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। इसे 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और इंडोनेशिया किस विश्व धरोहर स्थल के पूर्ण स्थापन हेतु सहयोग करेंगे? कौन सी विश्व धरोहर स्थल के? तो वह आपकी अम्बानन मंदिर। कौन सा? अम्बानन मंदिर। मार्च 2026 में भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए अम्बानन मंदिर परिसर के पुनर्स्थापन हेतु एक महत्वपूर्ण साझेदारी की योजना घोषित की गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करेगा। शुरुआती चरण में 1 या 2 मंदिरों के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और भव्य हिंदू मंदिर परिसर है जो त्रिमूर्ति भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है। इसमें मुख्य और सबसे ऊंचा मंदिर लगभग 47 मीटर भगवान शिव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत और इटली के बीच फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का कौन सा दौर आयोजित हुआ? कौन सा दौर आयोजित हुआ FOC का, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का? तो वो आपका नोवा। कौन सा? नोवा भारत इटली विदेश कार्यालय पर परामर्श बैठक 20 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव श्री CB जॉर्ज ने किया, जबकि इतालवी प्रतिनिधित्व का मंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक राजदूत निकोलेटा पंबादेजे ने किया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, अर्थव्यवस्था, रक्षा, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना के कार्यान्वयन की व्यापक समीक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत और भूटान के बीच डाक सहयोग समझौते के तहत कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी? कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी भारत और भूटान के बीच? तो वह UPU। कौन सा? UPU, UPI क्लास बॉर्डर रेमिटेंस। क्या है इसका मतलब? UPU
यूपीआई क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस। मार्च 2026 में भारत और भूटान के बीच हस्ताक्षरित ऐतिहासिक डाक समझौते के तहत यूपीयू क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस सुविधा शुरू की जाएगी। क्या है इस पहल की मुख्य बातें? इसके तहत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूपीयू का मतलब क्या है आपका? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के पोस्ट ट्रांसफर सिस्टम को भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इस अनूठी सुविधा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के डाक नेटवर्क के माध्यम से दोनों देशों के नागरिकों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों और व्यापारियों के लिए सुरक्षित, तीव्र और किफायती डिजिटल मनी ट्रांसफर सेवा उपलब्ध कराना है। भूटान के डाक अधिकारियों को भारत के गाजियाबाद स्थित रफी अहमद विदवई राष्ट्रीय डाक अकेडमी में आधुनिक फिनटेक और डिजिटल डाक सेवाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज पकड़ू 2026 में भाग लेने वाला भारतीय नौसेना का युद्धपोत कौन सा था? कौन सा था युद्धपोत जिसने एक्सरसाइज पकड़ू 2026 में भाग लिया था? तो वो था INS नीलगिरी। कौन सा? INS नीलगिरी। मार्च 2026 में आयोजित रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के प्रमुख बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज आकड़ू 2026 में भारत की ओर से जो फ्रंटलाइन युद्धपोत थी वो INS नीलगिरी थी। यह भारत के स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A क्लास का पहला स्टील्ड फ्रिगेट है जिसे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। 1993 में शुरू हुआ आकाडू एक द्विवार्षिक अभ्यास है। इस वर्ष 2026 इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मलेशिया, फिलीपींस सहित 19 देशों के 6000 से अधिक कर्मियों और लगभग 30 युद्धपोतों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन रहा? कौन रहा सबसे अधिक प्रभावित देश? तो वो रहा आपका पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन सा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा मार्च 2026 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार पाकिस्तान इतिहास में पहली बार दुनिया के आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है। पाकिस्तान 8.574 क्या है? पाकिस्तान 8.574 के स्कोर के साथ सूचकांक में पहले स्थान पर आ गया है, जिसने बुर्किना फासो को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान के बाद बुर्किना फासो, नाइजीरिया और फिर माली आपका 5वें स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत 6.248, भारत कौन स्थान पर है? भारत आपके 6.428 के स्कोर के साथ 13वें स्थान पर है, जो आतंकवाद के 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2026 में 2026 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2026 में मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग विषय में कौन सा विषय है? मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग विषय में वैश्विक स्तर पर 21वां स्थान किस संस्थान को मिला? कौन से संस्थान को मिला 21वां स्थान? तो वो मिला IIT ISM धनबाद। कौन सी? IIT ISM धनबाद। वर्ष 2026 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2026 में भारतीय प्रौद्योगिकी स्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद ने खनिज और खनन इंजीनियरिंग, माइनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग विषय में वैश्विक स्तर पर 21वां स्थान हासिल किया है। इस प्रतिष्ठित रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर 21वां स्थान हासिल करने के साथ ही IIT ISM धनबाद इस विशिष्ट विषय पर में लगातार भारत का शीर्ष संस्थान बना हुआ है। आपका भारत में ही है IIT ISM धनबाद। इसी विषय में IIT खड़गपुर को वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान मिला है। किसको? IIT खड़गपुर को 22वां स्थान मिला है और IIT मुंबई को 36वां स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2026 के इस विषयवार रैंकिंग में भारत ने विभिन्न विषयों में शीर्ष 50 में से 27 स्थान हासिल किए हैं, जो कि 2024 की तुलना में दुगने से भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एशिया अफ्रीका एग्री अलायंस। कौन सा? एशिया अफ्रीका एग्री अलायंस का शुभारंभ कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो वो आपका किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 13 मार्च 2026 को भारत द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय राजनयिक गोलमेज सम्मेलन
के दौरान एशिया अफ्रीका एग्री अलायंस का औपचारिक शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर में आयोजित मक्का और बाजरा शिखर सम्मेलन के साथ आयोजित हुआ था। यह एशिया क्या क्या था इसका उद्देश्य? इस एशिया अफ्रीका एग्री अलायंस का यह एशिया और अफ्रीका के देशों के बीच कृषि, व्यापार, निवेश, नीतिगत सहयोग और आधुनिक कृषि तकनीक के आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाला एक नया गैर लाभकारी संस्थागत मंच है। एशिया और अफ्रीका मिलकर वैश्विक कृषि उत्पादन का 40% से अधिक हिस्सा संभालते हैं और दोनों के क्षेत्रों के बीच द्विपक्षीय कृषि व्यापार पहले से ही $90 बिलियन से अधिक है। क्वेश्चन आते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? किस रूप में घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को? तो वो क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ आपका, तो आपका इसका आंसर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर। क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर। भारत सरकार के विशेष प्रयासों और प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को महिला किसानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। वैश्विक कृषि और खाद्य प्रणालियों में महिला किसानों के अतुलनीय योगदान को पहचानना, उनके सामने आने वाली लैंगिक असमानताओं को दूर करना और कृषि नीति निर्माण में उनकी भागीदारी को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे 2026 में कौन शीर्ष पर रहे? कौन शीर्ष पर रहे मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे 2026 में? तो वो रहे आपके नरेंद्र मोदी। कौन रहे? नरेंद्र मोदी। अमेरिका की प्रतिष्ठित डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा मार्च 2026 में जारी वैश्विक नेता अनुमोदन रेटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। पीएम मोदी इस वैश्विक रेटिंग में 68% कितने परसेंट है? 68%, 68% अप्रूवल रेटिंग के साथ पहले स्थान पर रहे। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय हरमेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ले जे म्यूंग दोनों 62% अप्रूवल रेटिंग के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, करुणा कौन से बुक है? करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो है आपके कैलाश सत्यार्थी। कौन है? कैलाश सत्यार्थी। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक के लेखक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं। इस पुस्तक में कैलाश सत्यार्थी ने अपने जीवन के अनुभवों, बाल अधिकारों के लिए किए गए संघर्षों और वैश्विक बदलावों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि करुणा केवल एक भावना नहीं है, बल्कि समाज में बड़े सकारात्मक बदलाव लाने की एक सक्रिय शक्ति है। इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना? कौन सा? यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड कौन सा बना पहला बैंक? वो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट लाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। इस ऐतिहासिक डिजिटल वित्तीय पहल का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हैदराबाद में आयोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बैठक में किया गया। यह सुविधा उन सत्यापित महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए उपलब्ध है जिनके पास प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निवेशकों को फर्जी ऐप से बचाने हेतु सेबी द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? क्या नाम है जो फर्जी ऐप से बचाने हेतु? तो वह आपका वेरीफाइड ऐप लेबल। कौन सा? वेरीफाइड ऐप लेबल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सेबी ने मार्च 2026 में निवेशकों को फर्जी और धोखाधड़ी वाले निवेश ऐप से बचाने के लिए वेरीफाइड ऐप लेबल पहल की शुरुआत की है। सेबी ने गूगल प्ले स्टोर के साथ मिलकर इस विशेष टिक मार्क या वेरीफाइड बैज को रोल आउट किया है। इस पहल के तहत सेबी के पास पंजीकृत स्टॉक ब्रोकरों और मध्यस्थों के आधिकारिक ऐप्स के आगे प्ले स्टोर पर एक वेरीफाइड लेबल दिखाई देगा। इससे निवेशक असली और नकली ऐप्स में आसानी से अंतर कर सकेंगे। सेबी अध्यक्ष ने निवेशकों को धोखाधड़ी से बचने के लिए अपनी पहले पहचान करें फिर निवेश करें का संदेश दिया और सेबी सीवीवी नियम का पालन करने की सलाह दी। क्या है सीवीवी नियम? पहले चेक करो, बैंक खातों की प्रामाणिकता सेबी के साथ ही ऐप के माध्यम से जांचे,
यूपीआई आईडी हैंडल की जांच करें, गूगल प्ले स्टोर पर वेरीफाइड ऐप लेबल देखकर ही ऐप डाउनलोड करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, वीडियो अच्छी लगेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।